हेलो। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम। दोस्तों, आपके बढ़ते क्रम में रेगुलर इस चैनल पर एक इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके लिए ली जा रही है वो आपके एम्स एग्जाम के साथ साथ इंटरनेशनल एग्जाम एनक्लेक्स ओईटी के लिए तो हेल्पफुल है। साथ में इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं नर्सिंग के, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये क्लासें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप बने रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जो बच्चे जो विद्यार्थी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं उनका निश्चित है एक दिन सिलेक्शन होना है, एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन होना है और उनके सपने भी पूरे होंगे। वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। दोस्तों, जो हार्डवर्क कर रहे हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। देखिए, फेलियर इज फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, एक आप जब तैयारी करते हैं या हम किसी बड़े पर्पज से हम जो निर्णय लेते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं या किसी चीज का इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित है आपको कुछ फेलियर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फेलियर ही आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, तो आप जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधारते चलिए और आप आपकी मंजिल को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, तो आपको फेलियर से घबराना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपको नकारात्मक विचार आपके दिमाग में नहीं लाना है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन कंफर्म मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। एक वैकेंसी में नहीं होगा, दूसरी वैकेंसी में होगा, लेकिन होगा जरूर। सफलता निश्चित है, आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हम चर्चा करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, जब आप अस्पताल में कार्य कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकें। नर्स को प्रिकॉशन लेने हैं कि उसे खुद को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। साथ में दूसरे मरीज को इन्फेक्शन दूसरे मरीज को न फैले उसे कैसे प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अस्पताल में एक मरीज को इन्फेक्शन दूसरे मरीज को नहीं फैलना चाहिए। साथ में नर्स को खुद को प्रिकॉशन लेना है, या आप डॉक्टर हैं तो आपको खुद को कैसे प्रिकॉशन लेना है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकें अस्पताल में। तो यहाँ पर मेन हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है, थ्योरेटिकल बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो है पीपीई। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह एक किट होती है आपके अस्पताल में जो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, इसमें मेनली कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है जो आपके इन्फेक्शन से होने के लिए बचाएगी, उनको हम किस प्रकार से पहनेंगे जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकें। तो पीपीई क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट है एक, जो अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल से बचाती है। यहाँ पर मेनली दो चीज होती है, एक डोनिंग, पुटिंग ऑन पीपीई। जब आप पहन रहे हो तो आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है? डॉफिंग, रिमूविंग पीपीई। और जब आप पीपीई को रिमूव कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से उसे डॉफिंग करना है, रिमूव करना है, तो जिससे आपको इन्फेक्शन से बच सके। क्योंकि जब आप ये पीपीई किट पहन के अस्पताल में कार्य करोगे तो आप इन्फेक्शन से उस दौरान तो बच जाओगे, लेकिन इन्फेक्शन आपके हैंड से, आपकी पीपीई किट से कांटेक्ट में रहेगा, तो आपको जब उतार रहे हैं उस दौरान भी आपको विशेष प्रिकॉशन लेना है, पहनते समय भी और उतारते समय भी। देखिए दोस्तों, जब पीपीई किट पहन रहे हैं तो आपको विशेष बात का क्या ध्यान रखना है? पुट ऑन पीपीई बिफोर एंटरिंग द क्लाइंट रूम। जब आप मरीज के रूम में प्रवेश कर रहे हो उससे पहले आपको पीपीई किट पहननी है। आपको अंदर जाके पीपीई किट नहीं पहननी है, विशेष जो आपको याद रखना है। डू नॉट टच योर फेस व्हाइल बियरिंग पीपीई। जब आप पीपीई पहन ली है तो आपको बार बार आपके फेस को टच नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्फेक्शन आपको फैलने के चांसेस रहेंगे। अवॉइड टचिंग एरिया इन द क्लाइंट रूम। और क्लाइंट रूम में जो मरीज है उसके कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आना है, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं आना, जितना जरूरत हो उतना ही आपको कार्य करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप पीपीई किट पहन रहे हो तो सबसे पहले यहाँ से जो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, बताइए स्टेप कौन सी हैं। जब आप पीपीई किट पहन रहे हो आपको किस किन चीजों को
याद रखना है कौन सी चीजें आपके माइंड में रिमेम्बर होनी चाहिए। सबसे पहले जब पीपीई किट पहन रहे हैं तो आपको क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है। आपको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है दोस्तों। आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग स्टेप अपना के आपको हैंड वॉशिंग करनी है सबसे पहले। उसके बाद जब सेकंड स्टेप में नर्स क्या करेगी, यहाँ पर गाउन पहनेगी। पीपीई किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है, गाउन। गाउन पहनना है दूसरे नंबर पर। उसके बाद नर्स क्या करेगी, मास्क एंड रेस्पिरेटर। फिर गाउन पहनने के बाद नर्स मास्क पहनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, गूगल्स फेस शील्ड। फिर आप फेस शील्ड या गूगल्स जो आपकी पीपीई किट में है उनको पहनेगी। फिर सबसे लास्ट में पहनेगी ग्लव्स। सबसे लास्ट में पहनेगी ग्लव्स। तो आपको इसी सीक्वेंस में पीपीई किट को पहनना है। एग्जामिनर यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है ड्यूरिंग पीपीई किट आपको किस प्रकार से पीपीई किट पहनना है। जब आप मरीज के कांटेक्ट में आ गए हैं, ड्यूटी खत्म हो गई है, तब आपको डॉफिंग करना है पीपीई किट को। तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, देखिए, रिमूव पीपीई एट क्लाइंट डोर वे और आउटसाइड द रूम। आउटसाइड द रूम पीपीई रिमूव करने के लिए एक रूम होता है, डॉफिंग एरिया, डॉफिंग रूम, उसी में आपको रिमूव करना है। क्लाइंट के रूम में आपको या हॉस्पिटल के किसी भी पार्ट में आपको यह पीपीई किट नहीं उतारनी है, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे। If a hand becomes soiled while removing PPE, stop and performing hand hygiene। जब आपने अस्पताल में कार्य किया और आपके कार्य करते करते ग्लव्स बहुत जोर से गंदे हो गए हैं, उन पे डस्ट लगी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। उसके बाद आपको पीपीई किट को रिमूव करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप हैंड हाइजीन कर लीजिए। अगर ये सॉइल्ड हैं, लिपटे हुए हैं या इन्फेक्टेड हैं ग्लव्स आपके, तो आपको हैंड हाइजीन करनी है। हैंड हाइजीन आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्लव्स को निकालेंगे। ग्लव्स निकालने के बाद आप गूगल और फेस शील्ड को रिमूव करेंगे। देन आप गाउन को रिमूव करेंगे। देन फिर मास्क एंड रेस्पिरेटर को रिमूव करेंगे। और लास्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट हैंड हाइजीन दोबारा से करना है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बिफोर प्रोसीजर हैंड हाइजीन करनी है, आफ्टर प्रोसीजर हैंड हाइजीन करनी है, पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले हैंड हाइजीन करनी है, पेशेंट के कांटेक्ट के बाद हैंड हाइजीन करनी है। और अगर आप सॉइल्ड इन्फेक्शन हुए हैं, मरीज के वुंड के इन्फेक्शन से कांटेक्ट में आए हैं, तो उस दौरान भी आपको हैंड हाइजीन करनी है। तो आपको ये विशेष चीजें ध्यान रखनी है हाथ धोते समय, और पीपीई किट को कैसे आपको पहनना है और किस प्रकार आपको रिमूव करना है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकें। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और क्या बनता है यहाँ से, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं, उस दौरान इनसे बचने के लिए नर्स को क्या प्रिकॉशन लेना है। एक होता है दोस्तों आपका इंपोर्टेंट हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो आपके अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। एक होता है कोटी। कोटी क्या होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब आपके यूरिनरी में, जैसे कि आपके कैथेटर लगा हुआ है, उस दौरान होने वाले इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, कोई सर्जरी हुई है तो उस दौरान हुए इन्फेक्शन को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलेंगे। क्लास बी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन, जब किसी मरीज को सेंट्रल लाइन लगी हुई है उस दौरान ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कोई मरीज वेंटिलेटर पर है तो उसके साथ में अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है वेंटिलेटर के ज्यादा प्रेशर से, तो इसे बोलेंगे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन आपके अस्पताल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनको प्रिकॉशन आपको लेना है। तो किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मेटिकुलस हैंड हाइजीन, आपको प्रॉपर मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है। प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ क्लोरहेक्सिडिन बॉसेस, आपको क्लोरहेक्सिडिन बॉसेस करना है जिससे क्या हो, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन से बचा जा सके। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक और सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट कॉमन प्रश्न पूछता है, आपके अस्पताल में मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन फैलता है वो कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन आपके अस्पताल में ये देखने को मिलता है। एक एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है जो आपके अस्पताल में मोस्टली देखने को मिलता है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मोस्टली अस्पताल में एक से दूसरे में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक और
सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलता है। तो यहाँ पर हम एक चीज और जानेंगे। देखिए स्टेज कौन सी होती है इन्फेक्शन की। मेनली हम बात करें, देखिए सबसे पहले इन्फेक्शन होता कैसे है। पॉजिटिव एजेंट रहते हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और यहाँ पे प्रायन, पैरासाइट्स, ये मेन जो है पॉजिटिव एजेंट हैं जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, जब देखिए जब हम आगे चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब जी इस जो भी यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट हैं वो किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये फैलते हैं रिजर्वायर, वाहक बोलते हैं हम जिसे, क्या बोलते हैं, वाहक कैसे ये फैलेंगे। तो इन्फेक्शन को फैलाने के लिए जो मेन जिम्मेदार हैं, ह्यूमन है, एनिमल है, सरफेस कांटेक्ट में आए, गंदा खाना खा लिया, सॉइल कांटेक्ट या इंसेक्ट, ये सारे इन चीजों में पाए जाते हैं। तो ये आपके इन्फेक्शन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैलाएंगे। तो किस प्रकार से फैलते हैं ये, स्किन, माउथ कांटेक्ट, ब्लड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो इन्फेक्शन है वो स्किन के थ्रू फैलेगा, माउथ कांटेक्ट में से जैसे कि वोमिट, सलाइवा निकला, उसके कांटेक्ट में आने से ब्लड कट ऑन द स्किन लग गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इस थ्रू रूट से आपके कहाँ फैलेंगे, दूसरे में, मरीज में। यहाँ पर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कौन से कांटेक्ट में आ गए आप, एक बीमार मरीज के कांटेक्ट में आ गए आप, ड्रॉप के कांटेक्ट में आ गए, एयरबोर्न इन्फेक्शन हुआ है, वेक्टर बोर्न, मच्छर ने काट लिया, हवा में कोई बैक्टीरिया वायरस फैल रहे हैं उससे फैल गया, खांसने छींकने से, या किसी के मरीज के कटे हुए कांटेक्ट में आने से, ब्लड के कांटेक्ट में आने से आपको इन्फेक्शन फैलेगा। ये सेम अब यहाँ पे हम बात करें पोर्टल ऑफ एंट्री, तो कौन से रूट से ये फैलते हैं। यहाँ पे जैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट किसी ह्यूमन से उस प्रकार से एग्जिट हो रहा है, उसी रूट से यह इन्फेक्शन दूसरे होस्ट में होगा। तो ये स्किन के कांटेक्ट, माउथ से, ब्लड से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इन रूट से ये इन्फेक्शन एंटर करेगा और आपके मरीज को इन्फेक्टेड बना देगा, ससेप्टिबल होस्ट बना देगा। तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए मेनली आपको इस चेन को तोड़ना है। जब आपने इस चेन को तोड़ दिया तो एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन रोका जा सकता है और आप खुद भी इस इन्फेक्शन से बच सकते हो। तो मेनली आपको जब इन्फेक्शन हो रहा है किसी मरीज को, तो आपको इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको चेन प्रिकॉशन को तोड़ना है। ड्यूरिंग कोविड हमने यही चीज अपनाई थी। अगर किसी बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन फैल रहा था तो हमने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे क्या हुआ, इस चेन को तोड़ दिया हमने और रेस्ट मिल गया हमें, जिससे क्या हुआ, इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलने से बच गया। तो आप नर्स हो तो आपको ये जो इसकी मेन साइकिल है आपको याद रहनी चाहिए और इस चेन साइकिल को आप प्रिकॉशन को रोक दीजिए जिससे दूसरे एजेंट में इन्फेक्शन ना हो। मेनली आपको स्टेजों की ध्यान रखना है। सेकंड एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, उसमें क्या है, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है, इंक्यूबेशन, इंटरवल बिटवीन द पैथोजन एंटरिंग द बॉडी एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट सिम्टम। एग्जामिनर यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो दोस्तों जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होस्ट एंटर किया उस दिन से लेके जब तक किसी मरीज को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि उसको मलेरिया हुआ है, मलेरिया के सिम्टम जब तक नहीं आ जाते उस टाइम तक, जैसे कि 14वें दिन पर आ रहे हैं तो 0 से 14 डेज, तो इस टाइम को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करता है उस दिन से लेके आपकी डिसीज कंडीशन, इन्फेक्शन के आने वाले सिम्टम के तक के दिन को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, प्रोडर्मल स्टेज चालू हो जाएगी। उस दौरान अब क्या होगा, ऑनसेट ऑफ जनरल सिम्टम। जब आपको कोई डिसीज कंडीशन, इन्फेक्शन हुई है, उसके जो सिम्टम आना स्टार्ट हुए हैं उस टाइम से टू मोर डिस्टेंट सिम्टम द पैथोजन इज मल्टीप्लाइंग, और आपकी डिसीज कंप्लीट हो गई है, आपको कंप्लीट सिम्टम आ गए हैं, उस स्टेज को बोलेंगे प्रोडर्मल स्टेज। फिर तीसरी स्टेज आपको देखने को मिलेगी इलनेस स्टेज। इसमें क्या होगा, सिम्टम स्पेसिफिक टू इन्फेक्शन अपीयर। यहाँ पर आपके बॉडी में इन्फेक्शन कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपकी स्टेज रहती है कन्वलेंसेंस स्टेज। इसमें क्या होता है, एक्यूट सिम्टम डिसअपियर एंड टोटल रिकवरी कुड टेक डेज टू मंथ। यहाँ पर जो एक्यूट सिम्टम आए थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है,
और धीरे धीरे रिकवरी चालू हो जाएगी इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपकी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना चालू कर देगी। आप ट्रीटमेंट ले चुके होंगे तो आप इन्फेक्शन से उस दौरान उस इन्फेक्शन को कम कर देंगे। तो मेनली यहाँ पर जो इन्फेक्शन की 4 स्टेज होती हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल स्टेज, इलनेस स्टेज और कन्वालेंस स्टेज। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। देखिए दोस्तों, जब हम इन्फेक्शन चेन को तोड़ना है तो आपको उस दौरान कौन से प्रिकॉशन से बचना है जिससे आप इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकें और एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन को हम रोक सके और नर्स को खुद को इन्फेक्शन ना हो। तो इस चेन को आप कैसे कैसे तोड़ेंगे? मेनली एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट, ये मेनली रूट है जिनसे आपका इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है एयरबोर्न से कौन से इन्फेक्शन फैलते हैं, ड्रॉपलेट से कौन सा इन्फेक्शन फैलता है और कॉन्टैक्ट में आने से कौन सा इन्फेक्शन फैलता है, जिससे आप इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकें। मेनली देखिए दोस्तों, जब एयरबोर्न इन्फेक्शन मरीज को हुआ है उस दौरान आपको उस मरीज को सिंगल रूम में रखना है अंडर नेगेटिव प्रेशर। ठीक है दोस्तों, डोर रिमेन क्लोज और दरवाजे को बंद रखना है। हेल्थ केयर वर्कर बियर रेस्पिरेटरी N95 मास्क ही पहनना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह इन्फेक्शन को बेहतरीन तरीके से रोकता है कि इन्फेक्शन एक से दूसरे में ना फैले। इसमें अच्छा गैप होता है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर रहता है और इन्फेक्शन पूरे माउथ को कवर करा रहता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। मोस्टली जो एयरबोर्न इन्फेक्शन रहता है वो मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, बेरिसिला, जिसे हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, और मेनली हर्पीज जूस्टर। तो ये इन्फेक्शन है जो ईयर में पाए जाते हैं। ये इन्फेक्शन, इनके जो वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो किस में पाए जाते हैं? ईयर में। तो ईयरबोर्न से होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको इस दौरान ये वाले प्रिकॉशन आपको अपनाने हैं जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, देखिए ड्रॉपलेट में क्या होता है, आप आपके मरीज को प्राइवेट रूम में रखेंगे। ठीक है, साथ में बियर अ सर्जिकल मास्क पहनेंगे और प्लेस द मास्क ऑन अ क्लाइंट वेयर लीव द रूम। और क्या करना है आपको, आप जब अब उस मरीज के कांटेक्ट में आ रहे हैं उस दौरान आपको मास्क को पहनना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कौन से रूट हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाने के लिए चांसेस हैं। एडिनो वायरस आपके ड्रॉप में पाए जाते हैं। डिप्थीरिया, एपिग्लोटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, मम्स, पेरोवायरस, पेटूटिस, निमोनिया, रुबेला, स्कारलेट फीवर, सेप्सिस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। तो ये सारे इन्फेक्शन आपके ड्रॉप से फैलने वाले इन्फेक्शन है, जैसे खांसने छींकने से। तो आपको उस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है, इस चेन को तोड़ना है। तो आपको प्राइवेट रूम में रखना है मरीज को, आप सर्जिकल मास्क पहनेंगे और आप रूम में कांटेक्ट में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहन के जाना है, क्योंकि मरीज कभी भी खांस छींक सकता है और आप आपके उस कांटेक्ट में आए तो आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे। एक होता है कांटेक्ट से कैसे इन्फेक्शन फैलता है, उस दौरान आपको मरीज को कैसे रूम में रखना है। तो मरीज को प्राइवेट रूम में रखना है। यूज ग्लव्स पहनना है, क्योंकि कांटेक्ट में आप जाएंगे, मरीज को टच करेंगे तो आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे। गाउन पहनना है आपको एंटरिंग द क्लाइंट रूम। जब मरीज के रूम में आप एंटर कर रहे हो उस दौरान आपको गाउन पहनना है, मास्क पहनना है और मरीज को प्राइवेट रूम में रखना है, क्योंकि एक सेपरेट मरीज है, अभी बार बार किसी कांटेक्ट में आए तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहेंगे, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म और एंट्रिक इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वुंड एंड स्किन इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि डिप्थीरिया, हर्पीज सिम्प्लेक्स, इम्पेटिगो, पेडिकुलोसिस, स्कैबीज। ठीक है दोस्तों, और आई इन्फेक्शन जिसे हम कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि, ठीक है, तो आप ऐसे वाले मरीज के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल रोकने के लिए मेनली आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं वो आप आज इस क्लास में सीखे आप। ठीक है दोस्तों, तो आपको पीपीई किट कैसे पहनना है, कैसे रिमूव करना है, यह इन्फेक्शन से कैसे बचाती है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होते हैं, उस दौरान आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, इन्फेक्शन की चेन को आपको कैसे तोड़ना है, इन्फेक्शन की स्टेज कौन सी होती हैं, और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कौन से लेने हैं। ये इंपोर्टेंट, इनके नोट्स बना लीजिए, आप 2 बार रिपीट कीजिए, आप पढ़िए, आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आपके एग्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स हैं जो आपके सफलता निश्चित ही दिलाएंगे। कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।